जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का सब्जेक्टिव करने वाले हैं। सब्जेक्टिव का काफ़ी डिमांड हो रहा था आप लोगों का, और PYQ 2025 हम लोग देखेंगे। PYQ का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। एग्ज़ाम में PYQ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम करेंगे PYQ 2025। इसलिए जो लोग चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद भी जो PYQ आपको मिलेगा, जैसे 24 का PYQ, 23 का PYQ, 22 का PYQ। अच्छा, एक बात और है कि आप लोग सोचते हो कि आखिर क्यों हम जैकपुर से ही PYQ क्यों देखें। देखिए, जैकपुर से PYQ देखने का ये फ़ायदा होता है कि आपको ना ही उतारना है ना ही कुछ करना है, सिर्फ आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है। आपको इतनी आसान और सरल भाषा में आपको PYQ करवाया जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ता है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप बिना रटे आंसर कर पाओगे। इसीलिए आपको सारे PYQ का जो प्रैक्टिस आपको जैकपुर चैनल से करनी चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल 31 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि PYQ में आप लोग देखोगे कि 30 तक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रहता है, फिर 31 से आप लोगों का सब्जेक्टिव शुरू होता है। तो जब आपके पास रियल क्वेश्चन पेपर होगा या PDF होगा, कुछ भी होगा, तो आप मिला लेना, ये होगा। ठीक है, अगर आपके पास मार्केट से भी कोई बुक लेकर के आए ना, तो उसका आंसर हमारे आंसर में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। वो टफ होता है, ये ईजी होता है। ठीक है, तो सब कुछ आप लोग देख लेना, सब कुछ आपकी नज़रों के सामने है, इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। और एक बात मैं आप लोग बता दूं कि 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुल 14 प्रश्न जो है PYQ से आए थे। सोचिए, 14 सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव तो छोड़ ही दो, 14 सब्जेक्टिव प्रश्न जो है PYQ से आए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए थे। तो सोच लीजिए PYQ का कितना बड़ा रोल होता है। ठीक है चलिए, कह रहे हैं आपसे, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। यहाँ पे कुछ दिमागी बच्चे होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि ठीक है भैया, PYQ होता है लेकिन 2025 का PYQ नहीं आएगा। अरे बकलोल, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये जो PYQ मैं 2025 का करवा रहा हूँ, लेकिन 2025 में तो 2014 का PYQ है, 2018 का है, 2022 का है, 2024 का है। तो ये जो PYQ हुआ तो ये 2025 का थोड़ी हुआ। अगर ये सवाल आपके 2018 में पूछा है, ठीक है, अगर ये सवाल 2018 में पूछा है, तो क्या ये 2026 में नहीं पूछेगा? आप बोलेगा नहीं 25 वाला नहीं आएगा। अरे 25 में कहाँ आया, ये तो 25 में भी आया है, 18 में भी आया है, 22 में भी आया है। तो ये तो पहले का PYQ हो गया। इसीलिए सारे PYQ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 25 का हो, 24 का हो या 22 का हो। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैराथन क्लास हो रहा है पूरा, ये पूरा एक ही वीडियो में सारा जो है 2025 का PYQ कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। एंड ज़्यादा नहीं, 500 लाइक का टारगेट है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको पूरा जरूर करोगे। चलिए देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकतर शहर, यानी कि ज़्यादातर जो शहर होते हैं और अवशेष, जो उसके छोटे छोटे अवशेष मिले हैं, वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं। अवशेष मतलब क्या होता है? बचा हुआ कुछ। जैसे मान लीजिए कितना बड़ा मकान था, सारा चोरी हो गया, थोड़ा सा ईंट उट बचा, तो वो अवशेष हो गया, टूटा फूटा जो होता है। ठीक है तो इसके अधिकतर शहर और अवशेष सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। किसी को कोई दिक्कत? क्या रटना है इसको? बिल्कुल नहीं रटना है। ठीक है, आइए दूसरे सवाल में आइए। गोत्र से आप क्या समझते हैं? गोत्र एक ऐसा समूह होता है, गोत्र क्या होता है? एक समूह होता है, लोगों का समूह, जिसमें लोग अपने आप को एक पूर्वज की संतान मानते हैं। क्या मानते हैं? कि हम उस पूर्वज की संतान है, हमारा वो दादा परदादा। ठीक है, एक ही गोत्र के लोगों को आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। एक ही गोत्र के लोगों को क्या मानते हैं वो लोग? आपस में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक परिवार जैसा माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, अल बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, अल बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम था? किताबुल हिंद। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की संस्कृति, धर्म, परंपरा और जीवन के बारे में विस्तार से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई है? ध्यान से समझिएगा, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। बाद में ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। बाद में क्या हुआ? ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में। इसमें कहा गया है कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? देखिए, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच मुख्य संघर्ष रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर था। यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ था, यहाँ हीरे की खदानें भी थी, इसलिए दोनों राज्य इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। सिंपल सी बात है, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच मुख्य संघर्ष जो हुआ था वो रायचूर दोआब क्षेत्र को लेकर के था। ठीक है, क्यों था इस क्षेत्र को लेकर के?
क्योंकि यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ भी था, यानी खेती के मामले में यह बहुत उपजाऊ था, और यहाँ पे हीरे की खदानें भी थी, इसलिए इसको लेकर के ये लोग आपस में लड़ रहे थे। इसलिए दोनों राज्य इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। आप दोआब भी सिर्फ लिख दोगे ना एग्जाम में दोआब क्षेत्र को लेकर, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, दमिन-ए-कोह क्या है आपको बताना है। देखिए, दमिन-ए-कोह एक पहाड़ी और वन क्षेत्र था। क्या था? एक पहाड़ी था, एक वन क्षेत्र था, जिसे अंग्रेज़ों ने संथालों को बसाने के लिए अलग किया था, मतलब अलग से एक ज़मीन का टुकड़ा बनाया था। यह क्षेत्र वर्तमान झारखंड के संथाल परगना इलाके में स्थित है। बहुत ही आसान है, समझ लीजिए। दमिन-ए-कोह क्या था? पहाड़ी और एक वन क्षेत्र था, जिसे अंग्रेज़ों ने संथालों को बसाने के लिए, स्पेशली फॉर संथाल को बसाने के लिए अलग किया था। यह क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर है? झारखंड के संथाल परगना इलाके में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 37 में। देखिए, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। ध्यान से समझेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मुंबई में। ये डेट तो आप लोग को पता ही था, 8 अगस्त 1942, लेकिन ये हुआ था मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया। कोई दिक्कत नहीं, यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की आधारशिला बना था। कोई बड़ा आंसर नहीं है, बिल्कुल मीडियम आंसर है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, कह रहा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। आइए देखिए, मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये एक बड़ा पानी का कुंड था। क्या था? एक बड़ा सा पानी का कुंड था, जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। इमेजिन करो, पानी का कुंड है, इसको पक्की ईंटें से बनाया गया है, और इसमें पानी भरने व निकालने की अच्छी व्यवस्था है, यानी कि एक तरफ से पानी जा रहा है, एक तरफ से पानी निकलने की व्यवस्था है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग सफाई और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार इसका उपयोग केवल नहाने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक कार्यों के लिए भी होता था। जैसा आज किसी मंदिर या पवित्र नदी में स्नान को शुभ माना जाता है, वैसे ही लोग यहाँ सामूहिक स्नान करते होंगे, है ना। जैसे गंगा में, या फिर आप देखोगे महाकुंभ के दौरान सब लोग एक इकट्ठा मिलकर स्नान कर रहे थे, तो वैसा ही। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आज हम त्योहारों पर गंगा स्नान करते हैं ताकि खुद को शुद्ध महसूस करें। उसी तरह हड़प्पा के लोग भी इस स्नानागार का उपयोग शुद्ध और सामाजिक कार्यों के लिए करते होंगे। यह इमारत बताती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत व्यवस्थित और उन्नत थे। ये उदाहरण है, आपका मन है एग्जाम में लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो सिर्फ समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। देखिए, कह रहा है कि अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है, समझना है आपको। ठीक है, सम्राट अशोक का धम्म लोगों को अच्छा जीवन जीने की सीख देता था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, दया और आपसी प्रेम बढ़ाना था। अशोक ने हिंसा पर जोर दिया, अहिंसा पे जोर दिया। अशोक ने अहिंसा पे जोर दिया, यानी किसी को भी बिना कारण नुकसान ना पहुंचाया जाए। अहिंसा यानी किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। उन्होंने सत्य बोलने, बड़ों का सम्मान करने और छोटों से प्रेम करने की शिक्षा दी। रटना मना है सीरीज में इसका जो है विस्तार से वीडियो है, आप लोग उसको जाकर जरूर देखिएगा। सभी धर्मों का आदर करना भी धर्म महत्वपूर्ण भाग था, ताकि समाज में झगड़े ना हो। ठीक है, अब उदाहरण से समझेंगे। जैसे स्कूल में शिक्षक हमें सिखाते हैं कि सबके साथ मिलजुल कर रहें, लड़ाई ना करें, वैसे ही अशोक चाहते थे कि उनके राज्य के लोग प्रेम और भाईचारे से रहें। ठीक है, क्योंकि एक ही जगह जब सबको रहना है तो फिर लड़ना क्यों है। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया और इसे शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए कहा गया है कि हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या अंतर है। ध्यान से समझेंगे। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, लेकिन दोनों की सोच और पूजा पद्धति अलग अलग है। ठीक है, कैसे कैसे है समझेंगे। हीनयान में भगवान बुद्ध को एक महान शिक्षक माना गया है, इसलिए उनकी मूर्ति पूजा नहीं की जाती। इसमें व्यक्ति अपने प्रयास से मोक्ष पाने पर जोर देता है। जीवन को सरल और अनुशासित रखने की शिक्षा दी जाती है। यह हीनयान का मतलब था। वो उसको भगवान नहीं मानते थे, एक शिक्षक मानते थे। ठीक है, दूसरी ओर महायान में बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती है। इसमें यह माना जाता है कि सभी लोगों की मदद करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समझेंगे कि हीनयान ऐसा है जैसे कोई छात्र खुद मेहनत करके सफलता पाए, जबकि महायान ऐसा है जैसे छात्र खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने समझा दिया आप लोगों को। दोनों का लक्ष्य जो है दुखों से मुक्ति है, बस रास्ते
अलग अलग हैं। ओके, आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का उल्लेख करना है। बिल्कुल, देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, गुरु नानक देव जी की सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने लोगों को सादा जीवन और ऊंचे विचार अपनाने की शिक्षा दी। कैसी शिक्षा दी थी? सादा जीवन जीना है, ऊंचा विचार अपनाने की शिक्षा दी। उनका सबसे बड़ा संदेश था कि ईश्वर एक है और वो हर जगह मौजूद है, और वो हर जगह मौजूद है। उन्होंने जाति पाति ऊंच नीच का विरोध किया और कहा कि सभी इंसान बराबर हैं। ईमानदारी से मेहनत करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना भी उनके महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आज हम देखते हैं कि गुरुद्वारों में लंगर होता है, जहाँ सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये गुरु नानक की समानता और सेवा की भावना का ही परिणाम है। उन्होंने अहंकार छोड़कर प्रेम, सेवा और भाईचारे से जीवन जीने की सलाह दी, जिससे समाज में एकता बनी रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। इसमें कहा गया कि विजयनगर के अमर नायक प्रणाली पर टिप्पणी आपको लिखना है। देखिए क्या था ये, ध्यान से समझेंगे। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसमें राजा अपने भरोसेमंद सैनिक अधिकारियों को जमीन देता था। इन अधिकारियों को नायक कहा जाता था। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप लोग। देखिए, नायकों का काम था उस जमीन से कर यानी कि टैक्स वसूल करना, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर राजा को सैनिक भेजना। अगर ज़रूरत पड़ता है राजा को तो वो सैनिक भेजेगा। बदले में उन्हें ज़मीन से मिलने वाली आय का एक हिस्सा रखने की अनुमति होती थी। ठीक है, इसको अगर उदाहरण से समझें तो इसे ऐसे समझें जैसे कोई कंपनी अपने मैनेजर को एक शाखा संभालने की जिम्मेदारी देती है। मैनेजर वहाँ काम भी संभालता है और ज़रूरत पड़ने पर मुख्य कार्यालय में की मदद भी करता है ना, हेड ऑफिस में मदद भी पहुँचाता है। इस व्यवस्था से राज्य मजबूत बना रहा, लेकिन बाद में कुछ नायक शक्तिशाली होकर स्वतंत्र होने लगे, जिससे साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया। अब यानी जिसको रखा था, जिसको बना कर रखा कि तुम संभालो, अब वो क्या किया, अपना छोटा छोटा सेना बनाया, बोला कि अब हम अलग रहेंगे। ठीक है, फिर वो अपना अलग राज्य बना लिया, जिससे राज्य टूटता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। दक्कन में हुए किसान विद्रोह के क्या कारण थे, आपको बतानी है। चलिए देखते हैं। दक्कन में किसान विद्रोह का मुख्य कारण किसानों पर बढ़ता आर्थिक बोझ था। अंग्रेजों ने भारी कर लगा दिए थे, यानी टैक्स, जिससे किसानों की हालत ख़राब हो गई। फसल खराब होने पर उन्हें कर देना पड़ता था, यानी कि फसल खराब भी हो गई तो भी आप टैक्स भरो। साहूकार जो थे ऊंचे ब्याज पर पैसा देते थे। जब किसान कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। इससे किसान परेशान और गुस्से में आ गए। उदाहरण के लिए सोचना है आपको कि सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की आमदनी कम हो और उस पर कर्ज ज़्यादा हो जाए तो उसका जीवन कठिन हो जाता है। यही स्थिति किसानों की हो गई थी। इन्हीं परेशानियों के कारण किसानों ने शाहूकारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया, ताकि उन्हें अन्याय से मुक्ति मिल सके। ठीक है, समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। चलिए देखते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल के कारतूस थे। इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, यानी दांत से उसको छीलना पड़ता था, और ये खबर फैल गई कि इन्हें गाय और सुअर की चर्बी से बनाया गया है। ये खबर फैला दी गई। इससे क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हिंदू गाय को पवित्र मानते थे और मुस्लिम सुअर को अपवित्र मानते थे। उदाहरण, जैसे अगर किसी आस्था के खिलाफ ज़बरदस्ती कुछ कराया जाए तो वह विरोध करेगा। ठीक है, उसी तरह सैनिकों ने भी इन कारतूसों को क्या कर दिया, विरोध किया। यही विरोध धीरे धीरे बड़ी क्रांति में बदल गया और 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक अहिंसक आंदोलन था। इसका मतलब है अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्वक विरोध करना और उन्हें ना मानना। ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, एक अहिंसक आंदोलन था। इसमें कोई हिंसा नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा। इसका मतलब क्या था कि अन्यायपूर्ण कानून जो बनाया गया है, जो ज़बरदस्ती के कानून थोपा गया है भारतीयों के ऊपर, शांतिपूर्वक उसका विरोध करना है कि हम नहीं मानेंगे और उनको नहीं मानना। ठीक है, वही लिखा गया यहाँ पे। इस आंदोलन में लोगों ने अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों को तोड़ा। उसने जो कानून बनाया था उसको तोड़ा, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लिया। कोई मारपीट नहीं, कोई ठेलम ठेली नहीं। ठीक है, कोई धक्का मुक्की नहीं। सबसे प्रसिद्ध घटना नमक सत्याग्रह
थी जब गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजों को कानून का विरोध किया। उदाहरण के लिए समझेंगे कि अगर स्कूल कोई गलत नियम बना दे तो छात्र शांति से उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, तो ये सविनय अवज्ञा जैसा होगा। इस आंदोलन ने पूरे देश में आज़ादी की भावना जगाई और अंग्रेजों पर दबाव बनाया कि वे भारतीयों की मांगों को सुने। ठीक है, मान लो स्कूल का प्रिंसिपल बोल देगा कि कोई बच्चा अगर 3 दिन स्कूल नहीं आएगा तो उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ये तो गलत है ना भाई। 3 दिन क्या, तबीयत खराब होगा तो 6 दिन भी नागा हो सकती है स्कूल। तो बच्चे क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे, इस कानून का। तो वही बात है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसकी सुनियोजित नगर व्यवस्था। उसकी जो नगर व्यवस्था थी, लगता था ऐसा कि कोई सजा के रखा है अपने मोहल्ले को, है ना। शहरों की जो सड़कें वो बिल्कुल सीधी, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, और एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती थी। एकदम समकोण पे काटता था, जैसे कि नहीं समझे, इस तरह से सड़क आया, एक इधर से आया, एकदम ऐसे काटा समकोण पर। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर इधर से काटा, कोई यहाँ से काट रहा है, कोई यहाँ से काट रहा है। जब भी काटता था समकोण पे कटता था, तो ऐसा लगता था कोई इसको डिज़ाइन किया इंजीनियर। ठीक है, शहरों की सड़कें सीधी और एक दूसरे को काटती हुई बनाई थी, जिसने आने जाने में आसानी होती थी। घर पक्की ईंटों के बने हुए थे और लगभग हर घर में पानी की निकासी की नालियाँ भी थी। सोचिए, उस समय वो लोग नालियाँ भी इस्तेमाल किया करते थे। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। इस सभ्यता के लोग कृषि, व्यापार और शिल्प कला में निपुण थे। उनको सब कुछ आता था। वे गेहूँ, जौ जैसी फसलें उगाते थे और मिट्टी के बर्तन, आभूषण तथा मूर्तियाँ भी बनाते थे। उनका व्यापार दूर दराज के देशों में भी होता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की एक लिपि भी थी, हालांकि आज तक उसे पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। धर्म के रूप में वे प्रकृति और मातृ देवी की भी पूजा करते थे। यानी कि अगर धार्मिक मामले में देखा जाए तो वे एक प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे, और एक मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, उदाहरण थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे आज हम शहरों में पक्की सड़कें, नालियाँ देखते हैं, वैसे ही सुविधाएं हजारों साल पहले हड़प्पा में मौजूद थी। ये दर्शाता है कि ये सभ्यता अपने समय में बहुत आगे थी, है ना। मतलब जीनियस लोग थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 में। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की जीवनी और उपदेशों का वर्णन करना है। चलिए करते हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुबनी में हुआ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ओके, वे एक राजकुमार थे, लेकिन संसार के दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखकर उन्होंने राजमहल छोड़ दिया। ये सब जब उन्होंने देखा कि भाई लोग बीमार भी पड़ेंगे, हम बूढ़ा भी हो जाएंगे, एक दिन हम बीमार भी पड़ेंगे, एक दिन हम मर भी जाएंगे, बस उनको जो है दिल में बैठ गई ये सब बात। और उसने क्या किया? राजमहल छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ होता है जागृत व्यक्ति। ठीक है, बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी, यानी ना तो बहुत अधिक सुख सुविधा और ना ही अत्यधिक तपस्या। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन दुखों से भरा है, दुखों का कारण इच्छा है, इच्छा का अंत संभव है, और अष्टांग मार्ग से दुखों की मुक्ति मिल सकती है। ये उसने बताया लोगों को। उन्होंने अहिंसा, सत्य, दया और करुणा पर जोर दिया। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं कि जैसे ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की चाह हमें परेशान करती है, उसी तरह बुद्ध ने सिखाया कि इच्छाओं को नियंत्रित करने से मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। अब ठीक है, उन्होंने उपदेश आज भी लोगों को सही रास्ता, मतलब उनके उपदेश आज भी लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों के बारे में लिखना है आपको। चलिए लिखते हैं। देखिए, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। ओके, उनका शासनकाल राज्य की समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता है। वे एक कुशल योद्धा थे और उन्होंने कई युद्ध जीतकर अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाई। उनके समय में राज्य सुरक्षित और मजबूत बना रहा। उनके समय में राज्य कैसा रहा? सुरक्षित और मजबूत बना रहा। कृष्णदेव राय कला और साहित्य के बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में कई विद्वान और कवि रहते थे। उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। उन्होंने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यादा नामक पुस्तक भी लिखी। ठीक है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नहरों और तालाबों का निर्माण करवाया, जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ और उत्पादन बढ़ा, व्यापार खूब फला फूला। ठीक है,
उदाहरण के साथ समझते हैं कि जैसे कोई अच्छा नेता देश की सुरक्षा और शिक्षा और खेती तीनों पर ध्यान देता है, तो वैसे ही कृष्णदेव राय ने हर क्षेत्र में विकास किया, इसलिए उनका शासन विजयनगर का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए कह रहा है, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई एक भूमि व्यवस्था थी। इसके तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया दिया गया और उन्हें किसानों से कर वसूल करने और सरकार को देना होता था। यानी कि अंग्रेज ने एक कानून बनाया, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। इस कानून के तहत जमींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया कि ज़मींदार अब ज़मीन का मालिक है, वो क्या करेगा, किसानों से टैक्स वसूल करके हमें देगा, यानी अंग्रेज़ों को देगा। ठीक है, कर की राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई, यानी फिक्स कर दिया गया, हमेशा आपको इतना ही टैक्स देना है, इसलिए इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। इसमें अस्थाई वर्ड का इसलिए लगाया गया कि अब टैक्स को फिक्स किया गया अस्थाई तौर पे। ठीक है, इस व्यवस्था में जमींदार समय पर कर ना देने पर जमींदार समय पर कर न देने पर अपनी ज़मीन खो सकते थे, इसलिए वे किसानों से अधिक कर वसूलते थे। इससे किसानों की स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई, वे कर्ज में डूबने लगे। हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों ने अब जमींदारों से ही टैक्स लेना शुरू कर दिया कि तुम हमें टैक्स जमा करके दोगे, और अगर तुमने नहीं दिया तो तुमको जितना ज़मीन का मालिक बनाया गया है हम सब छीन लेंगे। अब जमींदार क्या करने लगा, जितने भी किसान थे, छोटे किसान, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करने लगा कि इमरजेंसी में उसको दिया जा सके। ठीक है, वरना फिर ज़मीन छिना जाएगा। इससे क्या हुआ, ज़्यादा टैक्स वसूलने से किसानों की स्थिति खराब हो गई और वे कर्ज में डूबने लगे। इसका एक फ़ायदा ये था कि सरकार को निश्चित आय मिलने लगी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को हुआ। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति से उसकी कमाई से ज़्यादा पैसा ज़बरदस्ती लिया जाए तो उसका जीवन कठिन हो जाएगा। यही हाल किसानों का था। इसी कारण ग्रामीण समाज में क्या हुआ, असंतोष बढ़ने लगा इस नियम के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर आइए 51 में कह रहा है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। देखिए, 1857 के विद्रोह के कई कारण से हुआ था। पहला, राजनीतिक कारणों में अंग्रेजों की हड़प नीति। वो तो आप एनफील्ड राइफल वाला तो कहानी सुनिए लें, वो तो है ही, वो धार्मिक कारण था वो। ठीक है, अब इसको समझते हैं। 1857 के विद्रोह के कई कारणों से हुआ था। राजनीतिक कारणों में अंग्रेजों की हड़प नीति शामिल थी, जिससे कई भारतीय राजाओं के राज्य छीन लिए गए थे। इससे शासकों में क्या हो गया, असंतोष फैल गया। भाई किसी का राज्य छीनोगे तो असंतोष फैलेगा ही। आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजों की नीतियों से कारीगर और किसान दोनों परेशान थे। भारी कर और बेरोजगारी ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था, टैक्स बहुत ज़्यादा लेने लगे थे। अच्छा, सामाजिक और धार्मिक कारणों में यह डर शामिल था कि अंग्रेज भारतीयों के धर्म और परंपराओं को खत्म करना चाहते थे, यानी अब वो धर्म में इंटरफेयर कर रहे थे। सैनिकों का असंतोष भी बढ़ा और चर्बी वाले कारतूस की घटना ने आग में घी का काम कर दिया, है ना। उदाहरण, जैसे जब कई समस्याएं एक साथ बढ़ जाती है तो लोग विरोध करने लगते हैं, उसी तरह अलग अलग वर्गों के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट हुए और विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया। यही सब कारण था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 में, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। क्या दी थी, एक नई दिशा दी थी। उन्होंने सत्य और अहिंसा के आधार पर अंग्रेजों का विरोध किया और लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने की प्रेरणा दी। गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने की प्रेरणा देते थे। उनका कहना था कि हिंसा मत करो, हम अहिंसा से ही जीत लेंगे। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जैसे आंदोलन से किसानों मजदूरों की समस्याओं को उठाया। बाद में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए उन्होंने पूरे देश को आज़ादी की लड़ाई में जोड़ दिया। ठीक है, छोटे छोटे आंदोलन हर जगह हुए और उन्हीं आंदोलन को एकजुट कर करके भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ दिया। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जनता को एकजुट करना। उनके नेतृत्व में महिलाएं, किसान, छात्र सभी आंदोलन का हिस्सा बने। उदाहरण, जैसे एक अच्छा मार्गदर्शक पूरी टीम को साथ लेकर चलता है, वैसे ही गांधी जी ने पूरे देश को एक लक्ष्य आज़ादी के लिए खड़ा कर दिया। इसी कारण उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, ये था पूरा आंसर। आपको मैंने शॉर्ट में एग्ज़ाम के समय यानी एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है, इतना तो आपको करना ही होगा।
उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये था 2025 का PYQ। इसके बाद हम लोग करेंगे आगे 2024 का भी PYQ देखेंगे, 23 का भी देखेंगे, 22 का भी देखेंगे, सारा देखेंगे। तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आता नहीं है जल्दी, तो मैं सारा नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे ही उपलब्ध करवाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।